चलिए दोस्तों शांत हो जाइए। चलिए पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रहा है ना? प्रश्न याद कर रहे हैं कि ना? ध्यान रखिएगा, घर से बाहर निकलिएगा नौकरी हाथ से निकलेगा। इसीलिए जब तक नौकरी कर नहीं लेते हैं घर पर बैठकर पढ़ते रहिए। घर का पढ़ा ही आपको सफलता दिलाएगा। कोचिंग आने जाने से सिर्फ ये पता चलता है कि पढ़ना क्या है, अब बाकी जितना चीज पढ़ना है सब घर पर बैठकर पढ़ना है। पटना में जो भी आया पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, आज जिसको बाहर घूमने का चस्का लगा, गांधी घाट, गांधी मैदान, अगरम बगरम, बहुत तो नेता का कार्यकर्ता बन गया है। ये स्थितियां है। तो इन सब चीजों से बचना है, घर पर बैठकर पढ़ना है। कसम खा लीजिए जब तक नौकरी नहीं होगा हम दुनिया नहीं देखेंगे। ठीक है, सिर्फ बुक देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते आज की क्लास का। कहां तक हुआ था? अच्छा, हमने मस्तिष्क को 3 हिस्सों में बांटकर पढ़े थे कि 3 हिस्से होते हैं और 3 हिस्सों में मिड ब्रेन था, सॉरी फोर ब्रेन था, मिड ब्रेन था और हिंड ब्रेन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि सबसे पहले जो फोर ब्रेन है, ठीक है, फोर ब्रेन है, वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मस्तिष्क का लगभग अगला पूरा भाग, 2/3 से ज्यादा का भाग फोर ब्रेन का होता है। और फोर ब्रेन को हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग जो है फोर ब्रेन का दोस्तों, फोर ब्रेन का 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। फोर ब्रेन को कितने भागों में बांटे? पहला भाग जो है आपका क्या है? सेरेब्रम। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। वैसे खुद हम फोर ब्रेन के बारे में जाने थे कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और यह सेरेब्रम पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा घेरे रहता है। 2/3 हिस्सा, पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा क्या होता है? सेरेब्रम होता है। और यह सेरेब्रम 2 अर्धगोलों में बटा होता है। कितने अर्धगोलों में? 2 अर्धगोलों में। 1 2 सेरेब्रम 2 अर्धगोले, पूरी तरह से अर्धगोला नहीं है लेकिन इस तरह से 2 हिस्सों में बटा होता है। कौन? सेरेब्रम। अब सेरेब्रम के जो ये 2 हिस्से हैं दोस्तों, इस हिस्से को कहते हैं सेरिब्रम हेमीस्फीयर। क्या कहते हैं? सेरेब्रम हेमीस्फीयर कहते हैं। हेमीस्फीयर कहते हैं, सेरिब्रम हेमीस्फीयर। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम, जो मस्तिष्क के 2/3 हिस्से को घेरे हुए हैं, ये 2 अर्धगोले नामक संरचनाओं में विभक्त होता है। और दोनों अर्धगोले को हम सेरिब्रम हेमीस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम हेमीस्फीयर। और ये दोनों सेरिब्रम हेमीस्फीयर आपस में अलग अलग नहीं होते बल्कि आपस में दोस्तों जुड़े होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये दोनों आपस में अलग अलग नहीं होते हैं बल्कि ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, ये जुड़े होते, आपस में जुड़े होते हैं। और जिन संरचना के द्वारा ये जुड़े होते हैं इसको कहते हैं कॉर्पस
ठीक है, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर जिस संरचनाओं के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उन संरचनाओं का नाम है कॉर्पस कैलोसम नाम है। क्या नाम है दोस्तों? कॉर्पस कैलोसम नाम है। कॉर्पस कैलोसम के द्वारा ही सेरिब्रम के दोनों अर्धगोले, जिसको हम सेरिब्रम हेमिस्फीयर कहते हैं, ये आपस में क्या होते हैं? जुड़ा होता है। इतना तक समझ गए? सेरिब्रम। अब सेरिब्रम का अगला पार्ट समझिए कि अगर हम सेरिब्रम को बीचों बीच काट दे, सेरिब्रम को क्या करें? बीचों बीच काट दे, तो सेरिब्रम को अगर आप बीचों बीच काटिएगा तो उसके भीतर में दो टाइप के पदार्थ दिखाई देंगे। अगर सेरेब्रम को बीचों बीच काट दे तो उसके भीतर में दो टाइप के पदार्थ दिखाई देंगे। कितने? एक का नाम, एक आपको ग्रे, एक यानी ग्रे और दूसरा क्या? व्हाइट। ठीक है, यानी भूरे रंग का पदार्थ और उजले रंग का श्वेत पदार्थ। अगर सेरेब्रम को बीचों बीच काटा जाए दोस्तों तो दो रंग के पदार्थ देखते हैं, भूरे रंग का और श्वेत रंग का, यानी ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। इस ग्रे मैटर का नाम है कॉर्टेक्स और इस व्हाइट मैटर का नाम है, व्हाइट मैटर का नाम है मेडुला। इस व्हाइट मैटर का नाम क्या है दोस्तों? यानी आप कह सकते हैं कि सेरेब्रम अंदर में दो हिस्सों में डिवाइड है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को कॉर्टेक्स ग्रे मैटर है, जबकि मेडुला व्हाइट मैटर है। या ग्रे मैटर को कॉर्टेक्स कहा गया है, व्हाइट मैटर को मेडुला कहा गया। अब ध्यान दीजिए कि ये जो सेरेब्रम के अर्धगोले हैं ये जगह जगह पर उठे उभार जैसी संरचना आपको दिखाई दे रहा है। ये है उभार, ये है उभार, ये है उभार, ये है उभार, ये है उभार। इस सेरेब्रम के जो उभार वाली संरचना है दोस्तों, इसको गायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गायरस कहा जाता है। गायरस कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? गायरस कहा जाता है। ये है गायरस, ये है गायरस, ये है गायरस, ये है गायरस, ये है गायरस और ये भी है गायरस। और दो गायरस के बीच जो खांचे बने हुए हैं इसको कहा जाता है सल्कस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्कस कहा जाता है। दो गायरस के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? सल्कस कहा जाता है। तो बस यही तीन बात समझना सेरेब्रम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। क्या क्या? तो सेरेब्रम दो अर्धगोलों में बटे होते हैं, एक और दो सेरेब्रम दो अर्धगोलों में बटे होते हैं जिसे हम सेरेब्रम हेमिस्फीयर कहते हैं। दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर जिस संरचना के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। सेरेब्रम को बीचों बीच काटा जाए तो अंदर में दो रंग के पदार्थ दिखते हैं, ग्रे मैटर एंड ग्रे मैटर को कॉर्टेक्स, व्हाइट मैटर को मेडुला कहते हैं। अब आइए कि सेरिब्रम हेमिस्फीयर से जो उभार जैसी संरचना बनी उसे क्या कहते हैं? अब दो गायरस के बीच के खांचे को सल्कस कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार पुनः समझिए, जो मस्तिष्क के तीन हिस्से हैं दोस्तों, तीन हिस्से, उसमें फोर ब्रेन सबसे बड़ा है और फोर ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सेरेब्रम। जो मस्तिष्क के कितने हिस्से को घेरे रहते हैं? 2/3 हिस्सा। सेरेब्रम पूरे मस्तिष्क के 2/3 हिस्सा को घेरे रहते। सेरेब्रम दो अर्धगोलों में बटा रहता जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेरेब्रम हेमिस्फीयर कहते हैं। सेरेब्रम, दोनों सेरेब्रम हेमिस्फीयर जिस संरचना के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। सेरेब्रम को बीचों बीच काटिएगा तो कितने रंग के पदार्थ मिलेंगे? दो, ग्रे मैटर और ग्रे मैटर को क्या कहते हैं? व्हाइट मैटर को। उसके बाद सेरेब्रम में जो उभार जैसी संरचना होती है और दो गायरस के बीच के खांचे को सल्कस कहते। क्लियर हो गया? अब ये सेरेब्रम किस चीज को नियंत्रित करते? मानव मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सेरेब्रम है दोस्तों। सोचने की बुद्धि हो गया, चतुराई हो गया, स्मरण शक्ति हो गया, याददाश्त हो गया, सब कुछ दोस्तों कहां से नियंत्रण होता है? सेरेब्रम। हमारे याददाश्त कितनी होगी ये सेरेब्रम पर निर्भर करता है। सोचने, समझने, स्मरण शक्ति, हर चीज का केंद्र मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है? हाँ,
दुख, इच्छा, घृणा, भय, इन सब का नियंत्रण कहां से होता है? सेरेब्रम से होता है। ये मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये खत्म तो समझिए व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति खत्म, स्मरण शक्ति खत्म, सब कुछ खत्म। यानी कि अगर मस्तिष्क का ये हिस्सा गड़बड़ा गया, सब हिस्सा ठीक है, लेकिन अगर सेरेब्रम गड़बड़ा गया तो समझिए चला, व्यक्ति कोमा में चला गया। तो सेरेब्रम अगर खराब हो गया तो व्यक्ति की सारी मानसिक समझ समाप्त हो जाएगी, और उसी स्थिति को कहते कोमा, नहीं कहते कोमा में चला गया। कोमा में चला गया, सारा अंग कार्य करते रहता, लेकिन ब्रेन का जो ये महत्वपूर्ण हिस्सा है सेरेब्रम, ये बिल्कुल कार्य नहीं करता है, जिससे व्यक्ति की सोचने समझने सारी स्मरण शक्ति सब कुछ खत्म हो जाती है। क्लियर हो गया सेरेब्रम? कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस फोर ब्रेन के हम दूसरे हिस्से जो कि काफी छोटा है सेरेब्रम से, और फिर फोर ब्रेन के जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं दोस्तों, वो है आपका डायनसेफेलो। वो क्या है? डायनसेफेलो। दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन। अब इसे दो भाग में बांटते हैं, एक थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। यानी आप कह सकते हैं कि थैलेमस हाइपोथैलेमस भी फोर ब्रेन के ही हिस्से हैं। और ये जो डायनसेफेलॉन है दोस्तों, ये बहुत छोटा है सेरेब्रम के तुलना में। ये जो सेरेब्रम का जो अर्धगोला था ना, उससे पूरा ढका हुआ रहता, उसके अंदर छिपा हुआ रहता कौन? हाँ, थैलेमस तो पूरी तरह से सेरेब्रम हेमिस्फीयर यानी सेरेब्रम के अर्धगोले से लिपटा हुआ रहता है, ये थोड़ा हल्का बाहर रहता है। तो डायनसेफेलॉन जो है वो सेरेब्रम की तुलना में बहुत छोटा, बहुत, और ये सेरेब्रम हेमिस्फीयर के द्वारा ढका हुआ रहता है, जिसमें थैलेमस तो पूरी तरह से और ये हाइपोथैलेमस थोड़ा सा बाहर रहता है। अब यह भाग क्या करता है दोस्तों? तो हाइपोथैलेमस के बारे में आप पढ़े थे ना ग्रंथि के रूप में। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का हिस्सा है, आपको दो हार्मोन भी निकालते। एक का तो आप पढ़ चुके हैं, तो हाइपोथैलेमस हार्मोन निकालने का कार्य। दूसरा प्रमुख अगर थैलेमस के कार्य देखेंगे तो दोस्तों, थैलेमस जो है संवेदी तथा प्रेरक संकेतों का संपर्क स्थल है। ठीक है ना? संवेदी तथा प्रेरक संकेतों का संपर्क स्थल कौन है? थैलेमस। अब हम कहिए ये क्या बात है? संवेदी प्रेरक संकेतों का संपर्क स्थल थैलेमस है। इसका मतलब क्या है? वो मतलब वो कि संवेदी की आप जान रहे हैं, एक होता है कि जब हमारे ज्ञानेंद्रियों से संवेदनाएं मस्तिष्क की ओर जाती है, एक संकेत वो हो गया। यानी मस्तिष्क को, शरीर के ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क को मिलने वाली संकेत तो क्या कहते हैं? संवेदी संकेत कहेंगे। और उसके बाद मस्तिष्क जो एक्शन लेकर संकेत भेजेगा उसे क्या कहेंगे? तो ये जो अंग है संवेदी को मस्तिष्क के तरफ यानी सेरेब्रम की तरफ भेजने में और प्रेरक संकेतों को आगे बढ़ाने का काम करता है कौन? थैलेमस। यानी कि ये संवेदी सूचनाएं और प्रेरक सूचनाओं को बहुत तेजी के साथ ब्रेन से रिलीज करते हैं। जैसे संवेदी सूचनाएं तुरंत उस पर ब्रेन एक्शन ले, उसी हिसाब से थैलेमस सेरेब्रम को भेजेगा। और सेरेब्रम के द्वारा, क्योंकि सारे संवेदी सूचनाओं का एनालिसिस कौन करता है? सेरेब्रम करता है। कौन करता है दोस्तों? सेरेब्रम करता है। क्या हो गया जी? अच्छा, क्लियर हो गया। अब दूसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का एक कार्य तो हार्मोन निकालने के संदर्भ में आप जान ही चुके हैं। दूसरा कार्य है इसका ताप नियंत्रण का। दूसरा क्या है? ताप नियंत्रण का। तीसरा है भूख प्यास नियंत्रण का। ठीक है, भूख प्यास नियंत्रण भी मस्तिष्क के किस हिस्से से होती है? तीसरा है उपापचय। ठीक है, उपापचय मेटाबॉलिज्म के बारे में हम समझा चुके हैं उत्सर्जन चैप्टर में।
तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये तो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती ही है, अर्थात हार्मोन निकालती है, लेकिन अगला काम है इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम। भूख कब लगेगा, प्यास कब लगेगा, सब कुछ कंट्रोल कहां से होता है? उपापचय पर नियंत्रण कौन रखता है? भूख प्यास पर नियंत्रण कौन रखता है? शरीर के तापमान नियंत्रण मस्तिष्क के किस हिस्से से होता है? और इसके अलावा तो हार्मोन ये निकालती। तो क्लियर हो गया, समझ गए? संवेदी तथा प्रेरक संकेतों का संपर्क स्थल मस्तिष्क का कौन हिस्सा होता है? भूख प्यास पर नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। भूख प्यास पर नियंत्रण मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्सा रखता है। उपापचय पर कंट्रोल भी यही रखता है। ताप नियंत्रण भी यही रखता है। स्मरण शक्ति, बुद्धि, चतुराई, सब कुछ का केंद्र कौन है? क्लियर हो गया? मस्तिष्क का अगला हिस्सा समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? एक बार पुनः समझ लीजिए कि मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से अगला हिस्सा है फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम। पूरे मस्तिष्क का कितना हिस्सा है? 2/3 हिस्सा है। सेरेब्रम पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा है। सेरेब्रम एकदम आगे से लेकर पूरी तरह से ये मस्तिष्क के 2/3 हिस्से को छेके रहते हैं। सेरेब्रम 2 अर्धगोले में बटे रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सेरिब्रम हेमिस्फीयर। और दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर जिस संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम। सेरेब्रम को अगर बीचों बीच काट देंगे अंदर कितने प्रकार के पदार्थ मिलेंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन? ग्रे मैटर को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। व्हाइट मैटर को मेडुला कहते हैं। अब आइए कि सेरेब्रम हेमिस्फीयर पर जो उभार जैसी संरचना रहती है उसे गायरस कहते हैं, और बीच में जो खांचे बने रहते हैं सल्कस कहते हैं। सेरेब्रम सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुद्धि, इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, इन सब का केंद्र सेरेब्रम है। और फोर ब्रेन का दूसरा हिस्सा है डायनसेफलोन। सेरेब्रम की तुलना में यह काफी छोटा है, और यह लगभग इसका 90% भाग इसके ऊपर यदि इसके भीतर रहता है, सेरेब्रम हेमिस्फीयर के भीतर रहता है। और डायनसेफलोन के 2 भाग है, थैलेमस और इनके कार्य आप समझ ही गए हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों मिड ब्रेन पर। किस ब्रेन पर? मिड ब्रेन पर। पढ़िए तो फोर ब्रेन को एक चीज और हम समझना भूल गए हैं कि सेरेब्रम वास्तव में मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और मुख्य हिस्सा है। सेरेब्रम के जो जितने भी हिस्सा है, चाहे वह सेरेब्रम के अर्धगोले हो, थैलेमस हो, हाइपोथैलेमस हो, सेरेब्रम अपने अंदर के सारे भागों को मिलाकर एक सिस्टम की तरह काम करता है। सेरेब्रम अपने भीतर के जितने भी अंग हैं सबको मिलाकर एक सिस्टम बना लिया है। यानी कि जैसे अन्य कई सिस्टम पढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े ना, और सिस्टम का मतलब क्या था कि कुछ अंगों और ऊतकों का समूह है जो मिलकर एक खास कार्यों को अंजाम देते हैं। यही समझे थे सिस्टम का मतलब। इसी तरह सेरेब्रम भी अपने सारे हिस्से को मिलाकर एक विशेष सिस्टम का निर्माण करते हैं, और इस सिस्टम का नाम है लिम्बिक सिस्टम। क्या नाम है? लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम क्या क्या काम करते हैं पढ़िए, देखिए। हिंदी जितना नाम लिखे ना सबका हिंदी इंग्लिश नाम एक है। कुछ कह रहा हिंदी में लिखिए, हिंदी नाम भी यही है। नोट में तो हम हिंदी दे दिए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लिम्बिक तंत्र मस्तिष्क के किस हिस्से के हैं? लिम्बिक तंत्र मस्तिष्क के किस हिस्से के हैं? क्या हुआ जी?
ओके, पारिलिम्बिक तंत्र। अब आइए दूसरा भाग मस्तिष्क का, मिड ब्रेन। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा है, मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। और यह भाग में 4 छोटे छोटे गोले के समान रचना होते हैं जिसे लोब कहते हैं, ठीक है ना। इस भाग में 4 छोटे छोटे गोलाकार लोब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गोलाकार लोब। या यूं कहिए कि इस भाग में कुछ गोलाकार संरचना है जिसको क्या कहते हैं? लोब कहते हैं। और इसमें 2 लोब बाएं तरफ और 2 लोब दाएं तरफ कहते हैं। और दोनों लोबों को कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिगेनिया। यानी मिड ब्रेन में जो 4 छोटे छोटे गोलाकार लोब है, 2 बाएं तरफ 2 दाएं तरफ, इसको कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिगेनिया। क्या कहा जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिगेनिया कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क में 4 छोटे छोटे गोलाकार लोब होते हैं, 2 बाएं तरफ और 2 दाएं तरफ। इन गोलाकार लोब को कॉर्पोरा क्वाड्रिगेनिया कहते हैं। और दोनों तरफ के लोब आपस में जुड़े होते हैं। दोनों तरफ के जो लोब होते हैं दोस्तों, ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और जिस संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं क्रूरा, ठीक है, सेरेब्री। क्या कहते हैं? क्रूरा सेरेब्री। यानी क्रूरा सेरेब्री वो संरचना है जो इन दोनों तरफ के लोब को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। दोनों तरफ के लोब को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो मिड ब्रेन में बस इतना ही रहता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में सबसे छोटा भाग कौन है? मिड ब्रेन। एकदम सबसे, ये फोर ब्रेन के द्वारा ये भी ढका हुआ रहता है। इसका भी अधिकांश हिस्सा फोर ब्रेन के द्वारा क्या होता है? ढका होता है। और इस मिड ब्रेन में 4 छोटे छोटे गोलाकार लोब होते हैं, 2 बाएं तरफ और 2 दाएं तरफ। इन लोब का नाम क्या है? कॉर्पोरा क्वाड्रिगेनिया। और दोनों तरफ के दोनों लोब, यानी बाएं तरफ के 2 लोब और दाएं तरफ के 2 लोब आपस में क्या होते हैं? और जिस संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रूरा सेरेब्री। यानी कि अब तक 2 ऐसे संरचनाएं मिले हैं जो मस्तिष्क के हिस्सों को जोड़ने का काम कर रहा है। एक कॉर्पस कैलोसम और दूसरा क्रूरा सेरेब्री। अब ये क्या करते दोस्तों? इनका काम है हमारे दृष्टि का नियंत्रण करना, ठीक है। इसका काम क्या है दोस्तों? हमारे दृष्टि का कंट्रोल करना, यानी विजन कंट्रोल। देखने की प्रक्रिया का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? मिड ब्रेन के द्वारा। ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिगेनिया है, ये हमारे आंखों पर नियंत्रण रखते हैं और हमारे विजन को कंट्रोल करते हैं। जो दाएं तरफ का लोब है वे बाएं आंख को, और बाएं तरफ का लोब दाएं आंखों पर कंट्रोल रखता है दोस्तों। यानी 2 लोब मिलकर के एक पर कंट्रोल करता है। बाएं तरफ जो लोब है मिड ब्रेन में, वे दाएं आंख का, और दाएं तरफ का लोब बाएं आंख का कंट्रोल करता। और इससे ज्यादा कुछ इस भाग से नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क देखने की प्रक्रिया का नियंत्रण करता है। हमारे जो मध्य मस्तिष्क है वे हमारे द्वारा देखे जाने की प्रक्रिया को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। जो एक और बुद्धि, इच्छा शक्ति, चतुराई और हर प्रमुख कार्यों का नियंत्रण मस्तिष्क के फोर ब्रेन के द्वारा हुआ था, उस तरह मिड ब्रेन दोस्तों क्या करते हैं? विजन कंट्रोल करते हैं। मिड ब्रेन क्या करते हैं? विजन कंट्रोल करते हैं। मिड ब्रेन किसके द्वारा विजन कंट्रोल करते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिगेनिया के द्वारा। किसके द्वारा? ओके, समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मस्तिष्क के तीसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर,
और तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है, तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है हिंड ब्रेन, पक्ष मस्तिष्क। मस्तिष्क के जो पूरे हिस्से हैं दोस्तों, इसमें तो पूरा का पूरा आपको ले लिया था कौन, फोर ब्रेन, 2/3 हल्का सा हिस्सा है इसमें थोड़ा किसका, मिड ब्रेन का। अब ये जो देख रहे हैं हिस्सा, ये है पूरा का पूरा किसका, हिंड ब्रेन का। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये किसका है दोस्तों, हिंड ब्रेन का। और हिंड ब्रेन को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। हिंड ब्रेन को कितने हिस्सों में बांटते हैं दोस्तों, 3 हिस्सों में। हिंड ब्रेन को 3 हिस्सों में बांटते हैं, और 3 हिस्सों में पहला हिस्सा है दोस्तों आपका सेरेबेलम। क्या है, सेरेबेलम। पहला हिस्सा क्या है, सेरेबेलम, सेरेबेलम। अब सेरेबेलम किन किन चीजों को कंट्रोल करता है, इसके संरचना में कुछ खास नहीं है, बस इनके कार्यों को हम देखेंगे कि ये मस्तिष्क के हिस्से कौन कौन से कार्यों को कंट्रोल कर रहा है। सेरेब्रम, सेरेब्रम जो है दोस्तों हमारे द्वारा, सेरेब्रम शरीर का संतुलन बनाकर रखता है, शरीर का संतुलन बनाकर रखता है, बनाकर रखता है। अब सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाकर रखता है, तो यह सेरिबेलम शरीर का संतुलन कैसे बनाकर रखता है, तो दोस्तों पूरे ऐच्छिक पेशी पर नियंत्रण, ऐच्छिक पेशी समझ रहे ना, ऐच्छिक पेशी, ऐसे मसल्स जो हमारे इच्छा के अधीन काम करे उसे हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हमारे हाथ की मांसपेशियां ऐच्छिक मांसपेशी है, पैर की मांसपेशियां ऐच्छिक मांसपेशियां है, गले की मांसपेशियां ऐच्छिक मांसपेशियां है। हमारे शरीर के भार का लगभग 50% कुल ऐच्छिक मांसपेशियां होते हैं, और इसी मांसपेशी पर या पेशी पर कंट्रोल रहता है मस्तिष्क के किस हिस्से का, सेरिबेलम का। और दोस्तों अगर हाथ पर कंट्रोल है, गले पर कंट्रोल है, पैरों पर कंट्रोल है, तो इससे शरीर संतुलन बना रहेगा ना। अगर हमारे शरीर का हाथों पर कोई कंट्रोल ना हो, पैरों पर कोई कंट्रोल ना हो, तो क्या इसी स्थिति में शरीर संतुलन रह सकता है। तो सेरेबेलम मानव शरीर के ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण रखकर उसको, शरीर को संतुलन बनाकर रखता है, ताकि वह ठीक से चल सके, दौड़ सके, टहल सके। क्लियर हो गया। अगला कि सुनने तथा बोलने का नियंत्रण भी, सुनने तथा बोलने का नियंत्रण भी किसके द्वारा होता है, सेरिबेलम का होता है। अगर सेरिबेलम किसी का खराब हो गया तो वो ठीक से सुन नहीं पाएगा, ठीक से बोल नहीं पाएगा। और सुनने और बोलने पर नियंत्रण ये कैसे रखता है, तो हमारे जो जबड़ा और जीभ है उस पर कंट्रोल किसका है, सेरिबेलम का। और अक्सर बुढ़ापे में यही भाग सबसे पहले खराब होते हैं ब्रेन के। ठीक है, जैसे उम्र ढलते जाएगा सेरिबेलम जो है उनकी कार्य क्षमता घटते जाती है। इसीलिए देखिएगा अक्सर बुढ़ापे आने पर सुनना और बोलना जो है उसमें बहुत ज्यादा व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। क्या आप देखे होंगे दादाजी टाइप लोग का जो है ठीक से सुनता नहीं है। ठीक है, तो ठीक से सुनता नहीं, आदमी कहता बहरा हो गया, बहरा नहीं हो गया, उम्र का फर्क है, आपको भी होगा। ठीक है, कहां की कार्य क्षमता घट गई है, सेरेबेलम की कार्य क्षमता घट गई। सेरेबेलम की कार्य क्षमता अगर घट जाएगा तो शरीर संतुलित भी नहीं रह पाएगा। और इसीलिए अक्सर बूढ़े लोग को देखिएगा चल रहे चप्पल पीछे अपना आगे, ऐसा कंडीशन आ गया। या बोलने में दिक्कत है, बोलना है कुछ, सुनना है कुछ, सुन लिए कुछ। तो अगर सेरिबेलम क्षतिग्रस्त हुए, क्षतिग्रस्त नहीं, इसकी कार्य क्षमता घटी, और बुढ़ापे पर यह होता ही होता है, कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, तो शरीर का संतुलन नहीं बन पाएगा, लोग ठीक से सुन नहीं पाएंगे, न ही ठीक से बोल पाएंगे। ठीक है, न ही ठीक से बोल पाएंगे।
तो यह स्थिति, और यह बुढ़ापे में अक्सर अगर मस्तिष्क के उम्र ढलने के साथ अगर मस्तिष्क का जो हिस्सा सबसे पहले प्रभावित होता है वो क्या है? सेरेबेलम होता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो सेरेबेलम के 3 कार्य याद रखना है। शरीर को संतुलन बनाए रखने का नियंत्रण मस्तिष्क के किस हिस्से से होते हैं? सेरिबेलम से होते हैं। सेरिबेलम शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य किस प्रकार करते हैं? ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण रखकर, यानी हाथ पैर सब पर कंट्रोल किसका है? सेरेबेलम का। सुनने और बोलने की प्रक्रिया का नियंत्रण कहां से होता है? या आपसे पूछ दे कभी कभी कि जबड़े और जीभ पर नियंत्रण कौन रखता है? सेरेबेलम रखता है। जबड़े और जीभ पर नियंत्रण किसके रहता है? सेरेबेलम रखता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अगला आते हैं हिंड ब्रेन का ही दूसरा हिस्सा, और कोई ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, वो है दोस्तों पाउंस। पाउंस जिसका काम है किस पर नियंत्रण रखना? श्वसन पर नियंत्रण रखना। हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा है। पाउंस इसका सिर्फ काम है सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। कोई महत्वपूर्ण हिस्सा ये नहीं है। तीसरा हिस्सा जो है दोस्तों वो है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा। जिस तरह से ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण कौन रखा था? सेरिबेलम। तो अनैच्छिक पेशी भी है ना हमारे मस्तिष्क में? क्या है? अनैच्छिक पेशियों पर नियंत्रण कौन रखता है दोस्तों? मेडुला ऑब्लोंगाटा निकालता है। कौन? इसका काम है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के कौन हिस्से करते हैं? और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब होगा फंक्शन। ठीक है? क्रिया नहीं समझ रहे, क्रिया क्या है? फंक्शन कहेंगे। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण एक और जहां मस्तिष्क के सेरिबेलम के द्वारा रखा जाता है, वहीं अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा का। अनैच्छिक क्रिया जैसे हृदय गति, ठीक है, हृदय गति, ठीक है, जैसे रक्त दाब, ठीक है, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब, ठीक है, जैसे छोटी आंत भोजन को कब पचाएगा, कब अवशोषित करेगा, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इस पर हमारे इच्छा का कोई कंट्रोल, और यही सारा कंट्रोल यानी कि जिन जिन पर हमारे इच्छा का कोई अधिकार नहीं चलता है वहां पर चलता है किसका? मेडुला ऑब्लोंगेटा का। मेडुला ऑब्लोंगेटा का। उसके बाद दोस्तों खांसना, छींकना, उल्टी करना, इन सब का नियंत्रण कहां से होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे हृदय गति का नियंत्रण होता है इसके द्वारा, रक्त दाब का नियंत्रण होता है, वैसे हृदय गति का नियंत्रण तो बहुत कुछ के द्वारा होता है। आप देखे थे हृदय का गति का नियंत्रण स्वयं ऐसे नोड भी कर रहा था, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा भी करता है। छींकना, खांसना, उल्टी करना जैसे चीजों पर नियंत्रण किसका रहता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का। क्लियर हो गया? आइए दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं मस्तिष्क का, देख लेते हैं क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। क्लियर। पहला है आपका क्या? फोरब्रेन। फोरब्रेन के कितने हिस्से? सेरेब्रम। और दूसरा डायन सेफेलोन। डायनसेफेलोन के कितने हिस्से? 2। थैलेमस, हाइपोथैलेमस। चलिए यही था। उसके बाद मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? फोरब्रेन है। फोरब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम। पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा कौन घेरे रखता है? सेरेब्रम घेरे रहता है। सेरेब्रम घेरे रहता है। बुद्धि, इच्छा शक्ति, चतुराई का केंद्र कौन है? स्मरण शक्ति का केंद्र कौन है? सेरेब्रम है। ठीक है। समस्त यादाश्त का केंद्र कौन है? सेरेब्रम है। मनुष्य का मस्तिष्क का कौन हिस्सा क्षतिग्रस्त होने जाने पर या काम नहीं करने पर व्यक्ति की मानसिक समझ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी? सेरेब्रम। संवेदी और प्रेरक संकेतों का संपर्क स्थल थैलेमस है। भूख प्यास पर नियंत्रण
हाइपोथैलेमस रखता है। ताप नियंत्रण, फोर ब्रेन के वे कौन से हिस्से हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है? हाइपोथैलेमस है। अंतःस्रावी ग्रंथि का काम मतलब हार्मोन निकालने का काम, और हार्मोन कौन निकालता है? हाइपोथैलेमस। थैलेमस नहीं निकालता, कौन निकालता है? तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा अंतःस्रावी ग्रंथि, फोर ब्रेन का कौन सा हिस्सा अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है? क्लियर हो गया। और सेरेब्रम की संरचना को तो हम समझ ही गए थे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मिड ब्रेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, दृष्टि विजन कंट्रोल होता है बस। मिड ब्रेन से क्या होता है? उसके बाद सेरेबेलम से ऐच्छिक क्रिया, मेडुला ऑब्लोंगेटा से अनैच्छिक क्रिया, अपौन से श्वसन, और ब्रेन हो गया खल्लास। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ गए ब्रेन? कोई दिक्कत नहीं ना ब्रेन में? ब्रेन में दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे छोटा दिमाग, स्पाइनल कोड। ठीक है, मेरु रज्जु कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? मेरु रज्जु कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसे छोटा दिमाग कह सकते हैं, छोटा दिमाग। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि मस्तिष्क का अंतिम हिस्सा क्या था? मेडुला, मेडुला ऑब्लंग, मेडुला ऑब्लंगाटा। यहां तो था आपको फोर ब्रेन, हल्का सा था दोस्तों क्या? अंतिम में जो ये मेडुला ऑब्लंगाटा है, ये सीधे मेडुला ऑब्लंगाटा एकदम डंठल के समान निकल करके हमारे रीढ़ के हड्डी में, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच, रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच वाले जगह को कहते हैं न्यूरल कैनाल। क्या कहते हैं? न्यूरल कैनाल। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा है, डंठल के समान निकल करके हमारे मस्तिष्क से डंठल के समान आकृति से निकल कर के रूप में निकल करके रीढ़ के बीचों बीच, रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच प्रवेश कर जाता है। और रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच जो जगह है दोस्तों, उसका नाम क्या है? न्यूरल कैनाल है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगेटा, मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगेटा डंठल के समान आकृति बनाकर रीढ़ के न्यूरल कैनाल में प्रवेश करके, रीढ़ के न्यूरल कैनाल में प्रवेश करके ही किसका निर्माण करता है? स्पाइनल कोड। यानी स्पाइनल कोड मेरु रज्जु कहां है? रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच, रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच दोस्तों मेरु रज्जु फैला हुआ है। और यह मेरु रज्जु दोस्तों रीढ़ के शुरू यानी 26 हड्डी होते हैं। रीढ़ में कुल कितना हड्डी होते हैं? ये जो स्पाइनल कोड है रीढ़ के पहले हड्डी से लेकर रीढ़ के अंतिम हड्डी तक फैला रहता है, अंतिम हड्डी तक फैला रहता है। और यह स्पाइनल कोड रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच फैला रहता है और मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। और मस्तिष्क के किस हिस्से से जुड़ा रहता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से जुड़ा रहता है। मेरु रज्जु मस्तिष्क के किस हिस्से से जुड़ा रहता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। तो समझ गए ना स्पाइनल कोड क्या है? कोई दिक्कत नहीं ना है। स्पाइनल कोड मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाता है। कौन बनाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच न्यूरल कैनाल में प्रवेश करके मेरु रज्जु का निर्माण करता है। दोस्तों मेरु रज्जु का निर्माण करता है। मेरु रज्जु कौन से कार्य को अंजाम देते हैं दोस्तों? तो उससे पहले मेरु रज्जु का संरचना समझना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले मेरु रज्जु के संरचना को समझ लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप सिर्फ समझ लीजिए। फिगर उगर बनाने कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड कर लीजिएगा फिगर को। आप समझिए सिर्फ। वैसे मेरु रज्जु का स्ट्रक्चर समझना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी टॉप करना जरूरी है, इसीलिए समझना जरूरी है।
है कि ना है? 2 दिन छुट्टी रहा, पूरा क्वेश्चन याद कर लिए कि ना है? आप सिर्फ समझिए आराम से। स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसका। देखिए यही हम मेरू रज्जू। अब इसके सारे भाग को समझिए। यही क्या है? मेरू रज्जू है। और आराम से सारे भाग को समझिए, बना नहीं पाइएगा पहली बार में। आज सब समझिए, समझिए। आप डाउनलोड कर लीजिएगा और लिखिएगा स्पाइनल कोड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ने डायग्राम, स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाइएगा, डायग्राम को समझ। ये आपके सामने में दोस्तों मेरू रज्जू का स्ट्रक्चर। ये वाले जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कुछ एच आकृति का है कि नहीं है? इसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सेंट्रल कैनाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल कैनाल कहते हैं। मेरू रज्जू के एकदम मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सेंट्रल कैनाल कहा जाता है। सेंट्रल कैनाल समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दोस्तों, सेंट्रल कैनाल के भीतर रहता है ग्रे मैटर और उसके चारों तरफ रहता है क्या? व्हाइट मैटर। यहां दोस्तों पाया जाता है व्हाइट मैटर, वही जो बेसेरेब्रम में था। ठीक है, यह है व्हाइट मैटर और इसके अंदर रहता है क्या? ग्रे मैटर। इसके अंदर क्या रहता है? ग्रे मैटर। सेंट्रल कैनाल के भीतर जो पदार्थ रहते हैं उसको कहते हैं ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर के चारों ओर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जो पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? व्हाइट मैटर। क्लियर हो गया? मेरू रज्जू के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सेंट्रल कैनाल वाले हिस्से में, सेंट्रल कैनाल यहां से यहां वाले हिस्से में कौन पदार्थ? ग्रे मैटर के चारों ओर कौन पदार्थ? व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर के चारों ओर कौन पदार्थ? व्हाइट मैटर। क्लियर हो गया? अब दोस्तों इसको कहते हैं एंटीरियर फीसर। इसको क्या कहते हैं? एंटीरियर फीसर। और इसको कहते हैं पोस्टीरियर फीसर। क्या कहते हैं? पोस्टीरियर फीसर। इंटीरियर फिशर, पोस्टीरियर फिशर, इंटीरियर फिशर, पोस्टीरियर फिशर। और इसको कहा जाता है हॉर्न। क्या कहा जाता है? इसको हॉर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्न कहा जाता है। इसको भी क्या कहा जाता है? हॉर्न कहा जाता है। ऊपर वाले को पोस्टीरियर हॉर्न, ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? पोस्टीरियर हॉर्न। नीचे वाले को एंटीरियर हॉर्न। और इससे निकला हुआ है स्पाइनल नर्व से। ये दोनों तरफ देख रहे हैं ना, एक इधर से एक उधर से निकलते हैं, स्पाइनल नर्व से निकलते हैं। क्या निकलते हैं? और स्पाइनल नर्व से निकल करके दोस्तों अगल बगल फैल करके और कौन से कार्य को अंजाम देते हैं वो हम तुरंत आपको बता रहे हैं। लेकिन इतना तक समझ गए ना, मेरू रज्जू मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा से जुड़ा रहता है, या यूं कहिए मेडुला ऑब्लंगेटा ही मेरू रज्जू का निर्माण करता है। मस्तिष्क के सबसे अंतिम हिस्से मेडुला ऑब्लंगेटा रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच प्रवेश करके मेरू रज्जू का निर्माण करता है। और मेरू रज्जू का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। मध्य भाग को क्या कहते हैं? सेंट्रल कैनाल के पदार्थ को ग्रे मैटर के चारों ओर, इस संरचना को इंटीरियर फिशर, ऊपर वाले को,
और ये जो निकला हॉर्न 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 हॉर्न, यानी हॉर्न टोटल कितना, ऊपर में ऊपर वाला पोस्टीरियर और नीचे वाला, ऊपर के दोनों हॉर्न को पोस्टीरियर हॉर्न कहते हैं, निचला दोनों हॉर्न को इंटीरियर हॉर्न। और ये हॉर्न कहां से निकल रहे हैं, सेंट्रल कैनाल से। ठीक है, मेरुरज्जु के जो हॉर्न होते हैं सेंट्रल कैनाल से निकलते हैं, और यहां से दोस्तों आपको निकल रहा है स्पाइनल नर्व से निकल रहा है। क्या निकल रहा है, स्पाइनल नर्व से निकल रहा है। क्या निकल रहा है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि इस मेरुरज्जु से निकलते हैं स्पाइनल नर्व्स। मेरुरज्जु से क्या निकलते हैं, स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। और मानव में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितना होता है, 31 जोड़ा होता है। इसको जोड़ा इसलिए बोलते हैं कि इसको जोड़ा इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि देख रहे हैं ना, एक बाएं तरफ से निकल रहा है और एक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जोड़ा बोलते हैं। तो मेरुरज्जु से निकलते हैं, स्पाइनल कोड से निकलते हैं स्पाइनल नर्व्स, और टोटल स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी, और ये स्पाइनल नर्व्स हमारे पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं, हमारे पूरे शरीर में फैले होते हैं। और इसका काम है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। क्या करना, रिफ्लेक्स एक्शन को, रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करना, कंट्रोल करना। यानी कि मस्तिष्क किन किन चीजों को कंट्रोल किया, तो लगभग समस्त चीजों को, पूरा शरीर को मस्तिष्क कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कोड है, ये अपने स्पाइनल नर्व्स के जरिए किस पर नियंत्रण रखता है, मेरुरज्जु का कार्य किस पर नियंत्रण रखना है, रिफ्लेक्स एक्शन पर नियंत्रण रखना है। किस पर नियंत्रण रखना है, अब समझना है कि अगर मेरुरज्जु रिफ्लेक्स एक्शन पर नियंत्रण रख रहा है, मेरुरज्जु रिफ्लेक्स एक्शन पर नियंत्रण रख रहा है, अब ये समझना रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया, हिंदी में क्या कहते हैं इसको दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है उसको समझिए, क्योंकि इसी पर कंट्रोल लगता है कौन, स्पाइनल कोड। अब यह प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो अब समझ लीजिए, शरीर के द्वारा होने वाला बिना सोचे समझे एक्शन को क्या कहा जाता है, यानी बिना सोचे समझे शरीर के द्वारा जो एक्शन लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। बिना सोचे समझे शरीर के द्वारा जो एक्शन लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए कि आप कहीं जा रहे थे, तेज गति से जा रहे थे, साइकिल बाइसाइकिल से जा रहे थे, अचानक आंख के सामने कीड़ा आ गया तो आंख का पलक अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप। आपको भी आश्चर्य लगेगा कि ये अंदर कैसे नहीं गया, बच कैसे गया। आंख के सामने कीड़ा आते ही आंखों का पलक बंद होना क्या है, ये सोच समझ कर किया गया एक्शन नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप देखे आंख के कीड़ा को, देखे और देखे उसके बाद सोचे या फिर आंख का पलक बंद किया, ऐसा तो नहीं है, नहीं है। तो यह है रिफ्लेक्स एक्शन। दो व्यक्ति एकदम एक दूसरे में खोकर बात करते हुए जा रहे थे, ठीक है, बात करते हुए जा रहे थे, अचानक ठोकर खाए, लड़खड़ाते 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 संभल गए। आपको भी आश्चर्य लगेगा, गिर कैसे नहीं गए, संभल कैसे गए। ये जो शरीर संभला है, ये शरीर जो संभला है दोस्तों, किसके द्वारा संभला है, लड़खड़ाते लड़खड़ाते खुद का संभलना भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये सब कुछ रिफ्लेक्स एक्शन जन्मजात होते हैं और कुछ को प्रैक्टिस के द्वारा क्या कर लिया जाता है, हासिल कर लिया जाता है। बहुत कुछ भूले होंगे आप, लेकिन साइकिल चलाना सीख गए तो भूल नहीं सकते, है कि ना है। ऐसा आज तक मिला है कि दो साइकिल चलाना भूल गए हैं, आना फिर से सीखेंगे नहीं। जब आप साइकिल चला रहे थे तो आपका जो स्पाइनल कोड है, सीखने की सारी संवेदना को अपने में अब्जॉर्ब कर लिया, स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु, और उसके बाद उसको सब कुछ याद है। जैसे ही साइकिल पर बैठिएगा मेरुरज्जु एक्टिव हो जाएगा। आपको भी आश्चर्य लगेगा, 10 साल के बाद भी साइकिल नहीं भूले, साइकिल चल रहा है। यहां पर दोस्तों दिमाग का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सारा साइकिल चलाने की गतिविधि का कंट्रोल कौन कर रहा है, स्पाइनल कोड कर रहा है, स्पाइनल कोड कर रहा है, ठीक है ना। उसी तरह जैसे डांस कोई कर रहा है तो क्या लगता है, डांस करने वाला गाना सुनता है फिर स्टेप लेता है, नहीं,
पहले प्रैक्टिस करता, प्रैक्टिस इतना कर लेता, उसके बाद जो दोस्तों गाना बजता है और शरीर एक्शन अपने आप लेने लगता है। डांस करने वाले को पता भी लास्ट में चलता है कि अच्छा किए कि खराब किए, ठीक है ना। तो ये जो डांस करना है, साइकिल चलाना या क्रिकेट ही कोई खेलता है, क्या लगता है बॉल आता है, देखता है, फिर सोचता है, फिर मारता है? नहीं, बॉल आया तुरंत क्विक एक्शन हुआ, रिफ्लेक्स थी स्पाइनल कॉर्ड का, तुरंत बॉल इधर उधर हो गया। हालांकि ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन को प्रैक्टिस के जरिए क्या किया जाता है, हासिल किया जाता है। अब कुछ रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, अब कुछ प्रैक्टिस के द्वारा क्या होते हैं, हासिल हो जाते हैं। एक और उदाहरण दे रहे हैं, कभी कभी क्या होते हैं, घर के लोग हैं, लंबे लंबे दरवाजे किसी कारणवश छोटे हो जाते, ठीक है, या दादाजी का बनाया हुआ घर है, उसी में तीसरा जनरेशन रह रहा है, दरवाजा हो गया छोटा, ठीक है। अब वहां देखिएगा दरवाजा छोटा है, घर के लोग लंबे लंबे हैं, कोई घर का लोग का ठोकर नहीं लगेगा, लेकिन फूफा जी आएंगे, आप पहले टकराएंगे। बाय चांस मतलब करें, नया आदमी आएगा, पहले ठोकर खाएगा, उसके बाद ही संभलेगा। तो होता क्या है कि घर का लोग भी बहुत ईसापुर में ठोकर खाया होगा, उसके बाद स्पाइनल कोड जो है एब्जॉर्ब कर लिया उस बात को, स्पाइनल कोड एब्जॉर्ब कर लिया उस बात को, तो अब शरीर वहां जाता है, स्पाइनल कोड अपने आप अनुभव कर लेता है कि हाँ शरीर यहां पर है, और शरीर को अपने आप क्या कर देता है, यहां पर मस्तिष्क का कोई रोल नहीं है, सारा रोल किसका है, स्पाइनल कोड का। लेकिन जो सो गया है उसका स्पाइनल कोड क्या होगा, कैसे सोइएगा, बहुत नींद घुच रहा है पूरा। रिफ्लेक्स एक्शन समझ गए, रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़िए तो एक बार, तो रिफ्लेक्स एक्शन को ही कंट्रोल करते हैं, स्पाइनल कोड का काम किसको कंट्रोल करना है, रिफ्लेक्स एक्शन समझ गए। बिना सोचे समझे शरीर के द्वारा लिया गया एक्शन क्या है। और एक बात ध्यान रखना है दोस्तों कि रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल स्पाइनल कोड के जरिए होता है, और स्पाइनल कोड रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने के बाद सूचना देता है किसको, ब्रेन को। ब्रेन में कितने बोन होते हैं, ब्रेन में 8 बोन होते हैं, आप बताए थे ना। ब्रेन में कितने, ब्रेन में नहीं होते, ब्रेन के ऊपर 8 बोन होते हैं जो ब्रेन को सुरक्षा देते हैं, और 8 बोन से बना खोल को क्रेनियम कहते हैं। चलिए सोचते हैं बहुत ऊपर तक, याद नहीं होते हैं। याद नहीं होने का एकमात्र कारण कि 8 से 10 घंटा बैठना, हमको पूरा विश्वास है 8 से 10 घंटा जो बैठेगा याद हो जाएगा। कहन होगा याद, हम कौन कसर छोड़ते हैं क्लास में, कहीं कोई चीज नहीं समझते हैं, सब कुछ समझते हैं कि ना। उसके बाद याद इसीलिए नहीं होता, आप बैठे भी नहीं करते हैं, बैठिएगा तब तो याद होगा। एक एक क्वेश्चन हम क्लास में करवाते हैं, फिगर नहीं समझे क्या, फिगर में रजू का नहीं समझे थे, उसमें तो कुछ है ही नहीं था। बहुत लोग, लड़का लोग का कहना है कि वो 3D पिक्चर लाइए, 3D में नहीं समझ पाइएगा, हम बार बार कह रहे हैं। डायग्राम अभी कितना समझे हैं, तो समझ गए ना, 3D पिक्चर समझने के लिए नहीं है। अच्छा समझ बायोलॉजी में डायग्राम के जरिए ही आएगा, इसलिए एनसीईआरटी बुक में आज भी डायग्राम है, अब पढ़े हैं ना एनसीईआरटी, उसमें बायोलॉजी के जितने फिगर डायग्राम, इसीलिए हम उसी तरह समझाते हैं। कोई फिगर नहीं समझा है, देखिए यही फिगर है, इसमें कुछ समझना है। मध्य भाग को क्या कहते हैं, एक बार मेरुरज्जु का फिगर समझिए तो फिर से,
इस भाग को क्या कहते हैं? सेंट्रल। सेंट्रल के कैनाल के भीतर के पदार्थ को ग्रेमेटर। ग्रेमेटर के चारों ओर यानी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्या है? व्हाइट मैटर। उसके बाद सेंट्रल कैनाल से जो निकला हुआ भाग है उसे क्या कहते हैं? ऊपर वाला हॉर्न पोस्टीरियर, नीचे वाला हॉर्न, और ये जो संरचना है इधर झुका हुआ ऊपर बढ़ा हुआ इसको कहते हैं फीसर। क्या कहते हैं? एंटीरियर फीसर। और कुछ तो है नहीं, हॉर्न, फीसर, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, सेंट्रल कैनाल। कुछ है फिगर में? इसको कहते हैं हॉर्न। पोस्टीरियर ऊपर, इंटीरियर, दो पोस्टीरियर हॉर्न, दो कहां से निकला? मध्य। सेंट्रल का नाम ही होता है मध्य। न्यूरल कैनाल, सॉरी, मेरुरज्जु के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सेंट्रल कैनाल कहते हैं। सेंट्रल कैनाल में जो पदार्थ भरे रहते हैं उसे सेंट्रल कैनाल के चारों या ग्रे मैटर के चारों। अब कहिए क्या दिक्कत है? फिगर में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, रिफ्लेक्स एक्शन हमको लगता है क्लियर हो गया। तो ब्रेन का सेरेब्रम, डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा कौन कौन से कार्यों का नियंत्रण किए वो आप समझ चुके हैं। और स्पाइनल कोड का काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल करना। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है आप समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? और रिफ्लेक्स एक्शन खोज मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने किया था। रिफ्लेक्स एक्शन का खोज पहली बार किसने किया था? मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? अब दोस्तों आते हैं रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाप। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? इससे पहले जब न्यूरॉन पढ़ा रहे थे दोस्तों, क्या पढ़ा रहे थे? न्यूरॉन पढ़ा रहे थे, तो आपको हम बताए थे कि न्यूरॉन का काम है संवेदनाओं का चालन करना। अब एक आदमी मोबाइल देख रहा है, दूसरा उसका मोबाइल देख रहा है। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। मोबाइल कहीं जाएगा दोस्तों? नहीं। नौकरी होगा, दरोगा होगा, मोबाइल सब गिफ्ट में आएगा। हाँ, विधायक जी काउंट करके आते हैं, दरोगा को गिफ्ट देते हैं। ठीक है, इसलिए दरोगा बनिए। दरोगा बने पर कुछ ध्यान नहीं दीजिए, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। एकदम दरोगा बनने के पीछे पागल हो जाए। पागल जो पागल होगा पढ़ते पढ़ते वही दरोगा बनेगा। अब पागल होने का मतलब यह नहीं कि न्यूरॉन गड़बड़ा लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो न्यूरॉन जब पढ़ रहे थे तो आपको हम बताए थे कि न्यूरॉन संवेदनाओं का चालन करता है। चालन का मतलब संवहन करता है। कैसे करता है? तो सबसे पहले हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसको अंग्रेजी में सेंसोरी ऑर्गन कहते हैं, वो बाहरी वातावरण संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। फिर उन संवेदनाओं को न्यूरॉन लेकर जाते हैं कहां? मस्तिष्क तक और मेरुरज्जु तक। रिफ्लेक्स एक्शन वाला कंट्रोलिंग तो मेरुरज्जु नहीं करेगा, तो यहां तक जाते हैं। फिर ब्रेन और स्पाइनल कोड एक्शन लेते हैं। फिर उस एक्शन को लेकर के दोस्तों, एक्शन को लेकर के न्यूरॉन ही अंगों तक जाते हैं। और फिर अंग उस एक्शन के मुताबिक एक्शन करता है। यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कोड जो इस तरह की सूचना अंगों को भेजता है, अंग उसी सूचना के अनुरूप काम करते। तो संवेदनाओं का गमन जिग जैग वे में नहीं होता है, एक निश्चित मार्गों के अधीन होता है। सेंसोरी ऑर्गन से मस्तिष्क या स्पाइनल कोड तक संवेदनाओं का वहन एवं मस्तिष्क से स्पाइनल कोड के द्वारा लिए गए एक्शन के अंगों तक वहन जिग जैग तरीके से नहीं बल्कि एक निश्चित मार्गों के जरिए होता है। और उसी निश्चित मार्ग का नाम क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। वही निश्चित मार्ग का नाम क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन है रिफ्लेक्स आर्क। यानी रिफ्लेक्स आर्क क्या है? तो रिफ्लेक्स आर्क एक संवेदना मार्ग है।
और यह संवेदना मार्ग कैसे है? तो इस संवेदना मार्ग का पहला अंग है दोस्तों इफेक्टर। रिफ्लेक्स आर्क क्या है समझ गए ना? रिफ्लेक्स आर्क वो रास्ता है जिन रास्तों से हो करके संवेदनाओं का क्या होगा? वहन होगा। और ये रास्ता दोस्तों एकदम एक निश्चित क्रम में होता है। और इन रास्तों पर निश्चित क्रम में कौन कौन से भाग आते हैं? तो सबसे पहला आता है रिसेप्टर। क्या आता है? रिसेप्टर का काम हमारे सेंसोरी ऑर्गन करते हैं। क्या करते हैं? सेंसोरी ऑर्गन यानी कि ज्ञानेंद्रियां किसका काम करते हैं? रिसेप्टर। यानी कि रिफ्लेक्स आर्क का पहला भाग क्या है दोस्तों? रिसेप्टर, जिसकी भूमिका कौन निभाते हैं? दूसरा, उसके बाद रिसेप्टर के बाद आता है सेंसोरी पाथ। और सेंसोरी पाथ का भूमिका सेंसोरी न्यूरॉन निभाते हैं। क्या निभाते हैं? सेंसोरी। और सेंसोरी न्यूरॉन के बारे में बताने की क्या कोई जरूरत है? बता चुके हैं। तीसरा आता है नर्व सेंटर। नर्व सेंटर की भूमिका निभाते हैं ब्रेन या स्पाइनल कोड। ब्रेन या स्पाइनल कोड। रिफ्लेक्स आर्क का चौथा पार्ट है दोस्तों मोटर पाथ। मोटर पाथ की भूमिका अब कौन निभाएगा? हमको बताने की जरूरत नहीं, आप जान गए होंगे कौन भूमिका निभाएगा। और पांचवा नंबर है इफेक्टर्स। ठीक है, पांचवा नंबर है इफेक्टर। इसकी भूमिका निभाते हैं कौन? अंगों के मांसपेशी। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क वे रास्ते हैं जिनसे संवेदनाओं का वहन होता है। और इस रिफ्लेक्स आर्क के कुल कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। रिसेप्टर की भूमिका कौन निभाता है? उसके बाद रिसेप्टर के बाद का भाग कौन है? सेंसोरी पथ, जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? सेंसोरी पथ के बाद आते हैं नर्व सेंटर की भूमिका कौन निभाते हैं? उसके बाद आता है मोटर पथ, इसकी भूमिका कौन निभाते हैं? और उसके बाद आते हैं इफेक्टर, इसकी भूमिका कौन निभाते हैं? तो इस तरह से दोस्तों संवेदना का गमन होता है। रिसेप्टर से सेंसोरी पथ, सेंसोरी पथ से नर्व सेंटर, नर्व सेंटर से मोटर पथ, मोटर पथ से इफेक्टर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो रिफ्लेक्स आर्क के नर्व सेंटर की भूमिका कौन निभाते हैं? रिफ्लेक्स आर्क के इफेक्टर की भूमिका कौन निभाते हैं? रिफ्लेक्स आर्क के रिसेप्टर की भूमिका कौन निभाते हैं? कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से दोस्तों 5 भाग होते हैं संवेदना मार्ग के, जिसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्लियर हो गया? अभी हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे और पूरे नर्वस सिस्टम को हम 5 भागों में बांटे थे। कितने भागों में? 5 भागों में बांटे थे। 3 भाग में था। अरे बाप रे, 3 भाग में था। सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनोमस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आते हैं और स्पाइनल। और दोनों चीज आप समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा नर्वस सिस्टम है, दूसरा है आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम आपको बताए थे कि तीनों नर्वस सिस्टम में सबसे मुख्य जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी जो 2 नर्वस सिस्टम है वो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अधीन रहकर कार्य करते। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है दोस्तों? हमने मस्तिष्क को 2 भागों में बांटे थे। बातचीत कर हम देख रहे हैं, सब पर नजर है। ठीक है, सब पर नजर है, सब पर नजर है। नजर बोर्ड की तरफ बनाए रखिए। कोई किसी को काम नहीं देता है, सिर्फ बिट्टू झा काम देगा सबको, इसीलिए नजर बना कर रखिए। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क के कितने भाग है दोस्तों? 3 भाग है, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। और क्या मस्तिष्क के तीनों भाग आपस में अलग अलग हैं? नहीं, आपस में जुड़े हुए। इस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कोई मुख्य भाग नहीं आते हैं।
सिर पे जोड़ने वाले इकाई आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण दोस्तों नर्व्स के द्वारा होता है, तंत्रिकाएं के द्वारा होता है, नर्व्स के द्वारा होता है, तंत्रिकाएं। हमारे शरीर में दो प्रकार का, एक है क्रेनियम नर्व्स और दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। हमारे मस्तिष्क में कुल कितने तरह के तंत्रिकाएं हैं? अब कहीं नर्व्स क्या है? न्यूरॉन के कई कोशिकाएं आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं? नर्व्स का निर्माण। न्यूरॉन का गुच्छा ही क्या है? नर्व्स। न्यूरॉन का गुच्छा ही क्या है? नर्व्स। और नर्व्स यानी कि तंत्रिकाएं दो टाइप के हमारे शरीर में, क्रेनियम नर्व्स और क्लेनियम नर्व्स है दोस्तों 12 जोड़ा। क्या है? 12 जोड़ा। और ये जो स्पाइनल नर्व्स है 31 जोड़ा। इस तरह 12 जोड़ा क्रेनियम नर्व्स और 31 जोड़ा स्पाइनल नर्व्स को ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 जोड़े क्रेनियम नर्व्स और 31 जोड़े स्पाइनल नर्व्स आते हैं। अब क्रेनियम नर्व्स का क्या काम है? स्पाइनल नर्व्स के काम आप समझ चुके हैं। स्पाइनल कोड से स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, मेरुरज्जु से मेरुरज्जु तंत्रिकाएं निकलती है जिसकी संख्या 31 जोड़ा है। और ये सारे तंत्रिकाएं हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। इसको अभी तुरंत ना पढ़े हैं। और ये क्रेनियम नर्व्स क्या है दोस्तों? तो मस्तिष्क के जो 3 हिस्से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये मस्तिष्क के तीनों हिस्से एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से क्या है? और ये जुड़े हुए हैं किसके द्वारा? क्रेनियम नर्व्स के द्वारा। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? क्रेनियम नर्व्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी कि क्रेनियम नर्व्स जो 12 जोड़े हैं इसका काम है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में जोड़ना। और क्रेनियम नर्व्स में एक जोड़ा फोर ब्रेन से, एक जोड़ा मिड ब्रेन से, बच गया 10 जोड़ा जो हिंड ब्रेन से निकलते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब 12 जोड़ा क्रेनियम नर्व्स का क्या क्या काम है नोट में दिया हुआ, उसको एक एक करके घर पर फुर्सत मिलेगा तो याद करिएगा, नहीं फुर्सत मिलेगा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है उसको हम करेंगे। पेरिफेरल क्लियर दोस्तों? अब आते हैं किस पर? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब दोस्तों हमारे शरीर में कई ऐसे अंग हैं जिन पर हमारे इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता है? बहुत ज्यादा दुख में है तो क्या छोटियां भोजन पचाना बंद कर देता है? हृदय धड़कना बंद कर देता है? ऐसे अंग जिन पर हमारे इच्छा का कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे अंग जिस पर हमारे इच्छा का कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे छोटी आंत के द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण पर हमारी इच्छा का कंट्रोल नहीं है, हृदय के धड़कनों पर इच्छा का कंट्रोल नहीं है, आंतरिक अंग के कार्यों पर हमारा कंट्रोल हमारे इच्छा के अधीन नहीं है। कोई भी आंतरिक अंग क्या हमारे इच्छा के अधीन कार्य कर रहे हैं? तो किसके अधीन कार्य कर रहे हैं? यानी कि वे सभी अंग जो मानव के इच्छाओं के अधीन कार्य नहीं कर रहे हैं, वास्तव में उस पर भी नियंत्रण है दोस्तों। और उस पर नियंत्रण जिस नर्वस सिस्टम के द्वारा है उसे क्या कहते हैं? ऑटोनोमस। जैसे हृदय गति का नियंत्रण इस पर करता, अब कहिएगा हृदय गति का नियंत्रण मेडुलो कर रहा था, एसो नोड कर रहा था, ये भी कर रहा है। कौन कौन कर रहा है? बहुत चीज कर रहा है दोस्तों, सब कर रहा है। तो वे अंग जो हमारे इच्छा के अधीन कार्य नहीं कर रहे होते हैं उन सभी पर नियंत्रण होता है किसका? और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर हमारे मनोदशा का कोई प्रभाव? ठीक है, आप जिस अवस्था में रहे ये अपने आप जो 24 आवर्स ये अपने कार्य में लगे रहते हैं, आपके मन स्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी अत्यधिक दुख, अत्यधिक पीड़ा की स्थिति में इस पर कुछ प्रभाव पड़ता है, नहीं तो नहीं पड़ता है। और इस तरह दोस्तों आपका यह चैप्टर समाप्त हो चुका है। क्या ये समझ में आया ना पूरा? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। कितना क्वेश्चन है?
204। आप घर पर बनाइएगा और जो जो ठीक से पढ़ा है उसको 180 क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन के नाम करते हैं। सेम टू सेम नहीं मिलेगा, कुछ इधर